शुभम भवतु। अब जैसा इन्होंने बताया कि 12 भाव है, 12 राशि है, लग्न राशि है, चंद्र राशि समझना है, इसका थोड़ा सा डिटेलिंग ले लेते हैं। हाँ, जैसे हमारा जो जैसे मैंने बताया कि हमारी जो पत्रिका होती है, तो हमारा खुद का क्या है, फिर हमारे परिवार का, हमारे पार्टनर का, हमारे बच्चों का, हमारे बिजनेस का, है ना, इनकम वाइज, एक्सपेंस वाइज, हमारे कोई शत्रु है तो उसका, और स्वास्थ्य का, और कहीं कोई बाहर फॉरेन चले जाता है उस चीज़ से, इन सब का संबंध हमको कहीं मानना है तो वो ज्योतिष में हमको सब कुछ समझ में आता है। एक एग्जाम्पल समझने के लिए समझ लो कि 12 भाव यानी कि 12 घर, एक 12 घर अलॉट कर दिए, है ना, एक 12 रूम समझो, 12 घर समझो, ये सबको ग्रहों को दे दिए। अब सूर्य ग्रह का घर है सिंह राशि, अगर वो अपने घर में बैठा है तो कैसा फल देगा? स्ट्रांगली देगा। और मित्र के घर में जाके बैठा है तो फ्रेंड के, वो भी अच्छा देगा। लेकिन अगर शत्रु के घर में जाके बैठा है तो थोड़ा कम देगा, बराबर है। हाँ, तो ऐसे समझना पड़ता है सभी ग्रहों के लिए। तो सब ग्रहों को राशियाँ अलर्ट की है ना, और सब ग्रहों को वो भाव भी अलर्ट किए, उसको उसके कारक कहा जाता है। तो जिस ग्रह का संबंध अपने ग्रह से है, जिस भाव का संबंध अपने कारक ग्रह से है या अपने घर से संबंधित उसका स्वामी का उसका संबंध है, तो वो भाव एकदम शुभ फल देता। जिसका संबंध अशुभ ग्रह से है वो भाव क्या करेगा? उस भाव की हानि करेगा, थोड़े उसके फल कम देगा। लेकिन अगर मेरी वहाँ वॉच है, मैं मेरे घर पे नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मेरा वहाँ के क्या है, पूर्ण दृष्टि है, मतलब मेरा वॉच है वहाँ पे, इसका मतलब क्या है, मैं डायरेक्टली वहाँ नहीं हूँ पर मेरा ऐसा प्रभाव है कि मेरी वहाँ पे ऐसी ध्यान है कि मैं वहाँ के सब कुछ देख रही हूँ, तो फिर क्या बढ़िया है, तो भी उस ग्रह का, उस भाव का हमको पूरा फल मिलता है। तो इसको ज्योतिष में कहा जाता है ग्रहों की दृष्टि, कि उस भाव से संबंधित पूरा फल वो दे सकते। जरूर नहीं कि वो सिर्फ वहाँ बैठे रहे, दृष्टि से भी उनका उतना ही परिणाम कारक उसका प्रभाव होता है, इसलिए ग्रहों की दृष्टि भी इंपॉर्टेंट होती है। अब समझो कोई पाप ग्रह है, थोड़ी देर के लिए उसको गुंडा कहेंगे, वो आके बैठ गया तो क्या करेंगे, उसका कुछ ना कुछ स्वभाव तो बताएगा ना। जैसे शनि है, थोड़ा लेजीनेस बता रहा है, तो अब हमको लेजीनेस को लेके बैठना है क्या काम की इफिशियंसी और बढ़ाना है? कोई कोई बोलते मैं पहले तो अच्छा काम करता था लेकिन आजकल लेजी हो गया। अब मैंने पत्रिका देखी तो मालूम पड़ा कि शनि ग्रह कहाँ आ गया, उसके वर्किंग भाव में आ गया, कि काम उसको करने नहीं दे रहा, लेजीनेस दे रहा। अभी मेरा तो साइंस मोटिवेशनल का है, एज ए ज्योतिषी मेरे पास वो समस्या लेके आया है। 100% में पत्रिका किसी की बदल सकती हूँ क्या? नहीं बदल सकती। तो उसको समझा सकती हूँ, रियलाइज़ करा सकती हूँ कि ये जो शनि आपके भाव में यहाँ 2.5 साल के लिए शनि जैसे एक एक राशि परिवर्तन करता तो आया है, ये आपका लेजीनेस थोड़ा बढ़ा रहा है, तो आपको इसको करना है डिप्रेस, और आपको ज़्यादा और क्या बताना है, एक्टिवनेस, तो फिर आपके बाकी ग्रह एक्टिवली फल देंगे और ये आपका थोड़ा सा सप्रेस हो जाएगा। समझ गए? कोई भी ग्रह को समझने के लिए इस टाइप से समझना चाहिए कि जिस ग्रह का प्रभाव बढ़ाना है, जिसका पावर बढ़ाना है, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ को डेवलप करना है। अब राहु केतु को सब इतना डरते, क्यों डरते हैं? जिनको लगता है कि राहु की महादशा आ गई, केतु की महादशा आ गई, ये ग्रह गोचर आ गए तो बहुत रॉन्ग फल देंगे। ऐसा नहीं है, रॉन्ग फल पूरी तरह से कोई भी नहीं देता। हाँ, लेकिन अगर आपने रॉन्ग किया तो फिर वो अपना रॉन्ग प्रभाव बताते। कैसे? तो कोई भी चीज़ का निगेटिव बोलना, झूठ बोलना, कपट करना, है ना। राहु इज़ नथिंग बट अ स्नेक का उसको रिप्रेजेंटेशन दिया, है ना, उसका पॉइजन बताया उसको। अब आप मुझे बताओ कि जहर किसी को नाग ने काट लिया है, समझो जहर उसको फैल गया है, तो उसकी दवाई भी जहर से ही बनती है। मतलब पॉइजन आपको खराब करने का भी काम कर सकता है, लेकिन वही पॉइजन से आपको दवाई के रूप में ठीक करने का भी काम कर सकता है। समझे ना कंसेप्ट? तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। साइंटिस्ट है, गूढ़ शास्त्र है, जैसे ज्योतिष है, बाकी के भी जो गूढ़ शास्त्र है, जल्दी नहीं समझते, ये सांकेतिक भाषा में दिए हुए, और काफ़ी कुछ लास्ट में ग्रंथ में लिखा होता है कि इसके अलावा पूरा नॉलेज गुरु शिष्य परंपरा से आगे दिया हुआ है, इस बुक में नहीं है, ऐसा लास्ट में वर्णन आता है। और कितने तो ऐसे ग्रंथ है कि उनमें नाम ही नहीं लिखा हुआ है, किसने लिखा वो पता ही नहीं है, क्योंकि पहले लोग इतना लिखते ही नहीं थे कि किसने लिखा। श्लोक रूप में एक से दूसरे देते थे गुरु शिष्य को, और लास्ट में मैंने काफ़ी ग्रंथ में देखा है, लिखा होता है कि गुरु शिष्य परंपरा से इसके अलावा जो पूरा ज्ञान है वो कैसा दे दिया है। जैसा इसमें एक सम्रांगण सूत्रधार की बुक है, उसमें काफ़ी कुछ यंत्र आए वाले हैं, कि जैसे अभी एरोप्लेन आप देखते हो उसको विमान यंत्र बोला, द्वारपाल यंत्र बोला। जैसा अभी हम लोग रोबोट देखते, रोबोट का वर्णन है, लेकिन वो कैसा बना है उसका वर्णन नहीं है। तो लास्ट में क्या लिखा कि हमने किसको सिखाया? गुरु शिष्य परंपरा शिष्य को सिखाया। तो ये सांकेतिक भाषा हुई, सब कुछ उन्होंने डायरेक्टली सिखाया क्या? नहीं, है ना। इसके लिए ये गूढ़ शास्त्र हुए। तो ये गूढ़ शास्त्र समझने के लिए भी राहु केतु की बहुत आवश्यकता है, ऐसे ही नहीं समझ सकते।
तो कोई भी चीज़ अच्छी लो तो अच्छा काम करेगी, बुरी लो तो बुरा काम करेगी। सब्जी में नमक ज़्यादा डालो तो ख़राब हो जाएगी, लेकिन काम पूरता नहीं डालो तो भी ख़राब हो जाएगी। मतलब जितना ज़रूरी है उतना तो डालना ही पड़ेगा ना। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि ज़्यादा आप बड़ा कपट करो, ज़्यादा बड़ा झूठ बोलो, कुछ भी गलत काम करो। किसी को आज समझो एक लड़का आया, उसने बताया कि मेरा एक दोस्त है, उसने बताया कि उसके पापा की तबीयत ख़राब हुई और 3 लाख रुपए मेरे से उधार ले लिया। अब इस बात को 2 साल हो गए, लेकिन अब वो मेरे पैसे बिल्कुल भी नहीं लौटा रहा है। उसका खास दोस्त है, अब उसका पापा का स्वास्थ्य अच्छा है था, इसलिए गुड फेथ में उसने पैसे दे दिए, लेकिन अब उसकी रिटर्न करने की नीयत नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये पूर्व संचित है। आपने कभी पूर्व जन्म में हो सकता उससे पैसे लिए और उसको पैसे नहीं चुकाए, तो वो आपको आज नहीं दे रहा है। अब मैं बोलती हूँ कि इस कंसेप्ट को आज के ज़माने में लागू करो। मतलब क्या है कि आज ऐसी मेरी नीयत ना हो कि मैं किसी से पैसे लूँ और नहीं चुकाऊँ, ताकि ये वापस भविष्य में मेरे साथ ना हो। समझ गए ना? तो इस टाइप से अपना व्यवहार भी समझ लो कि सही रखो, तो भी ज्योतिष का बढ़िया परिणाम हो जाता है। और एक खास चीज़ है, जैसा मैं अभी इससे रेफरेंस से बता रही हूँ आपको, कि कोई भी किसी को भी पैसे आपको देना है तो नक्षत्र के डिवाइडेशन रहते, मतलब उनके गुण रहते। पंचांग में दिया होता है कि वो क्षिप्र है कि ध्रुव है ना, या वो तीक्ष्ण है, उग्र है। ऐसे नक्षत्र के जो है वो संज्ञा रहती है, यानी कि उनके टाइप रहते हैं, गुण रहते हैं उनके। तो अगर आपने किसी को पैसे तीक्ष्ण नक्षत्र में दिए, उग्र नक्षत्र में दिए, तो उसकी लौटाने की इच्छा नहीं होती। समझ गए? तो अच्छा क्षिप्र नक्षत्र देख के, ध्रुव नक्षत्र देख के, हाँ, और उसमें चरण नक्षत्र देख के, मृदु नक्षत्र देख के ही आपको किसी को कोई भी पैसे का व्यवहार करना चाहिए, या उसको हेल्प करनी चाहिए, या किसी को आपको भले उधार पैसे देना है, जैसे भी देना है, तो अपना मूल ब्याज सब रिटर्न आए। इसके लिए अच्छा दिन देख के, अच्छा नक्षत्र देख के पैसे दो, तो वो वापस आएंगे, और नहीं दो तो वो आने का चांसेस मैं नहीं बता सकती। फिर वो तीक्ष्ण नक्षत्र अगर है तो उसकी थोड़ी नियत कम हो सकती है ना। बाकी फैक्टर छोड़ दो, लेकिन जो अपने हाथ में है वो तो फॉलो करो। आपने कोई बैंक का कर्जा लिया है तो मंगलवार को लौटाना शुरू करो, क्योंकि ऋण मोचक कहा गया उसको, भौम को, मतलब मंगल को। तो लौटाना शुरू करो मंगलवार से, तो आपका वो फास्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि कर्जा नहीं चुका पा रहे, तो फिर आपको श्री यंत्र की और मंगल यंत्र की पूजा करनी होती है। उससे भी आपका जो है पैसा आते रहेगा और आपका कर्जा भी जो है वो कम होता रहेगा। तो इस टाइप के जो पूजा और मंत्र दिए हैं हमारे ग्रंथों में, ये सब बोला है कि ग्रह अनिष्ट है तो उनकी भी प्रयत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं बोला कि ग्रह अनिष्ट है, अनिष्ट फल देंगे, कुछ भी मत करो, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा कि उनकी भी पूजा करनी चाहिए, उनका दान वगैरह जो है ग्रहों का बताया वो स्पेसिफिक करना चाहिए, ताकि आपको उस ग्रह का जो अनिष्ट प्रभाव है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके लिए ग्रहों की पूजा, मतलब उस टाइप से जो भी ग्रह का जो है वो करना चाहिए। सूर्य का मैंने आपको कल बताया, सूर्य कवच स्तोत्र रोज बोलना चाहिए। आज मैंने बताया आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें, लेकिन मुझे लगता है स्टेप बाय स्टेप आपको उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए ऐसे। अब जो हमारा पहला जो वेद था, ऋग्वेद, उसमें पूरा वास्तु का, पूरे मंत्रों का, पूजा पाठ का सब कुछ आया हुआ है। अब जब वेद को सिद्ध मानते तो इन सबको तो मानना पड़ेगा कि पंडित जी क्या मंत्र बोल रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा बोल के कैसा चलेगा। उन्होंने तो बचपन से वो चीज़ सीखी है, उसको आत्मसात की है। कोई भी शब्द बोलते हैं ना तो उसकी ऊर्जा रहती है, इतना तो आप समझते हो। ऐसा श्लोक भी आता है संस्कृत में, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। इसका मतलब क्या है? कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो मंत्र नहीं है, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है कि जो औषधि नहीं है, मूल बोले तो वनस्पति। कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है कि जो अयोग्य है, योजकः तत्र दुर्लभः। लेकिन इसकी जो योजना, मैनेजमेंट प्रॉपर करता, जिसको जहाँ काम सौंपा गया वो उसको परफेक्टली करेगा, ऐसा जो मीडिएटर है, मतलब जो उसको बताने वाला है, वो दुर्लभ है, मतलब वो नॉलेज रेयर है। समझ गए ना? तो सभी शब्द जो है एकदम व्यवस्थित रूप से उच्चार के और सब अच्छा मंत्र करके आपकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने वो सब सीखा है। सब ऋचाएँ कहाँ से आई है? ऋग्वेद से। तो इसको प्रमाण वेद का है, तो इसको तो रॉन्ग लेने की कोई सवाल ही नहीं। इतना है कि सिर्फ हम उसको समझ रहे नहीं, हम इसलिए ऊपर ऊपर बोल देते हैं, हमको नहीं समझ रहा तो चलो कोई काम का नहीं है। ऐसा नहीं है। जब आप उस सब्जेक्ट में जाओगे, उसको समझोगे, पढ़ोगे, जब आपको उसका सीरियसनेस आएगा, उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, है ना। अभी जैसा मैंने आपको स्वभाव का बताया, अभी अगर वो पर्सन यहाँ है भी नहीं तो भी हम उसका स्वभाव तो समझ सकते हैं, किस टाइप से रहेगा, समझ सकते हैं ना।
तो आपको अगर लगता है कि उसके इस स्वभाव की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जैसा उसका सेकंड हाउस ही बहुत डैमेज है, बोलने से उसका नुकसान हो रहा है, खाने पीने की कुछ आदतों से उसका नुकसान हो रहा है, तो आप उसको अलर्ट कर सकते कि आपके बोलने से आपके रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, आपका सेकंड हाउस में राहु या जो भी कोई ख़राब ग्रह बैठा है, तो आप इतना स्ट्रांगली ना बोले, थोड़ा सा उसको लाइटली ले, तो आपके सब व्यवहार सही हो सकते। ये अगर आपने उसको इंटीमेट कर दिया तो उसके लिए क्या हो गया, अब वो समझ गया कि मेरे बोलने से मेरे काम पे व्यवहार पे नुकसान हो रहा है। ऐसा उसको घर वाले बोलेंगे तो नहीं समझेगा, लेकिन आपने उसको किस टाइप से समझाया है कि उसका जो सेकंड भाव होता है बोलने का, उसका नुकसान से आपका ये बाकी धन भाव भी है, वो परिवार का भाव भी है, इसलिए वो किसका नुकसान हो रहा है, उसका धन का और परिवार का उसको लॉस हो रहा है। तो उसको समझना चाहिए कि मेरे रिलेशन सुधारने के लिए मुझे अपनी वाणी सुधारनी पड़ेगी। तो ये जैसे बोलते थे पहले ऋषि मुनियों को वाचा सिद्धि है, वो जो बोलते सही होता था, वो जो उस पर्सन को जरूरी है वो बोलते थे। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो शास्त्र है, अभी इतने सारे उपाय है, लेकिन वो जो सामने वाला पर्सन है, जातक है, उसको जो सही है वो हमारे मुख से निकले, तो उसके लिए फ़ायदा है। आप उसको 10 उपाय बताओगे, वो बोलेगा मैंने पहले इतने उपाय कर लिए, अब मुझे कुछ नहीं करना, क्या फ़ायदा हुआ। आप उसको ऐसा ही एक उपाय बताओ कि जो वो करेगा और जिसका उसको लाभ होगा, फिर वो आपकी आगे की 2-4 बातें और मानेगा। अब जैसे शनि है, इसको जो ये वर्क रहता है अपना स्टोर मैनेजमेंट का, वो बहुत अच्छे से करता है, या कोई लिखने का काम है, क्लैरिकल वर्क है, वो बहुत अच्छे से करेगा, है ना। तो आपको ऐसा काम किसको देना चाहिए, जिसका प्रभाव शनि का है, जो बिल्कुल उधर मतलब काम एकदम परफेक्टली करेगा, शुरू से एंड तक आपका जो स्टोर है एकदम बराबर मैनेज करेगा, है ना। आपका जो क्या इनवॉइस आ रहा है, क्या जा रहा है, एकदम आपको करेक्ट देगा वो डॉक्यूमेंटेशन। ये किसका काम है, शनि का। तो ऐसे कौन से ग्रह का हमको फ़ायदा लेना है और कौन से नहीं लेना है, इससे समझना है। और इसमें एक ग्रह है शुक्र, जो पति पत्नी से संबंधित है ना। आजकल की जो कोई समस्या है विवाह की, जो समझ रहे नहीं समझ रहे उसको छोड़ दो, पर विवाह या पति पत्नी, इसका रिस्पेक्ट करोगे तो ऐश्वर्य मिलेगा। इस टाइप से उसको समझाना पड़ता है कि आपका शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको आपके जो भी पति या पत्नी, आपका जो स्पाउस पार्टनर है, उसका आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। इस टाइप से वो समझेगा तो ज़रूर करेगा। उसको समझ ही नहीं है ना कि किससे क्या हो रहा है, तो वो नहीं करेगा। लेकिन ज्योतिष समझ जाएगा तो 100% करेगा। उसको लगता है कि हाँ मुझे आज एकदम लग्जरी लाइफ चाहिए, रोज़ फॉरेन टूर करना है, सब जगह घूमना है ना, एकदम अच्छा खाना पीना चाहिए, पहनने को एकदम बढ़िया सुंदर कपड़े चाहिए, घर तो एकदम वेल डेकोरेटेड वास्तु से इंटीरियर किया हुआ चाहिए। तो उसको किसका करना चाहिए, रिस्पेक्ट अपने पार्टनर का। नॉट ओनली लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का भी उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। उससे भी उसका शुक्र ग्रह क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। लाइफ पार्टनर से तो नो डाउट बनेगा ही, है ना। देखो ऐसा मराठी में बोलते ना, प्रेम हे प्रेमच असतं, तुमचं आमचं सेमच असतं। मैं उसमें और एक चीज़ बोलती हूँ, तुझंही मन काचेचं, माझंही मन काचेचं। आता एकच लक्षात ठेवायचं की हातात दगड घ्यायचा नाही, बराबर है ना। क्योंकि सब क्या है, एकदम इमोशनल रहते, सबको लगता है मेरा ही होना चाहिए, मेरा ही सुनना चाहिए, है ना, मेरे मन के जैसा ही होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, सब अच्छा बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी इमोशंस को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का भी सही है ना। सिर्फ इतना है कि दोनों ने एक दूसरे को अपोज नहीं करना चाहिए, और बच्चों के सामने खास करके कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको क्या समझते हैं, आइडियल समझना ही चाहिए ना। मातृ पितृ देवो भव, भव यानी कि होना चाहिए। मातृ पितृ, माता और पिता कैसे होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं बोला ना, जैसा गुरवे नमः वैसा नहीं बोला। देवो भव मतलब भगवान के जैसे हो, मतलब आपके व्यवहार एकदम कैसे हो जाना चाहिए, आइडियल। इवन शादी के बाद ऐसा बोला है कि आप पति पत्नी है, लेकिन बच्चे हुए बाद ऐसा बोला है कि आप सिर्फ पेरेंट है, माता और पिता। ये रिलेशन को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हुए बच्चों को एकदम अच्छा युग पुरुष बनाना, मतलब ऐसे संस्कारित बच्चे बनाओ कि वो आगे के लाइफ कैसा हो जाए, अच्छा है। हम लोग तो ऐसे बोलते हैं ना, हमारे मम्मी पापा आइडियल थे इसलिए हम लोग ऐसे हुए। आज तक तो ये चल रहा है ना, हम क्या बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हम लोग आज यहाँ तक पहुँच गए। किसी को भी पूछो, कोई बड़े बड़े स्टार्स को, तो क्या बोलते हैं कि मेरे पिता की वजह से हुआ, मेरी मम्मी की, मैं अपना ये देता हूँ, है ना। इस जो भी उसको अवार्ड मिला तो क्या बोलता है, मैं इसका सब किसको देता हूँ, श्रेय मेरे मम्मी को देता हूँ। कोई भी अपने पेरेंट्स को देता है। आगे भी यही होना चाहिए कि आपका भी आइडियल पर्सनैलिटी होना चाहिए, ताकि बच्चे यही बोले कि हमने जो आज किया है वो किस वजह से किया है, पेरेंट्स की वजह से। देखो दो ही ऐसे रिलेशन है कि जिनको अपने आगे कोई गया तो अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता, है ना। जैसे फ्रॉक की मेंटालिटी आपको मालूम है ना, वो अपने अपने पॉइंट में रहता, वही उसको खुश रहता। ऊपर जाना चाहे तो दूसरा उसका पाँव खींच लेता, बाहर किसी को कोई भी निकलने
नहीं देता, उस टाइप की मेंटेलिटी बाहर के लोगों की होती है। लेकिन गुरु शिष्य ऐसी परंपरा है कि शिष्य आगे जाए तो गुरु को समाधान होता है, अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स ने इतना जाके नाम कमाया। और यही माता पिता का है, वो अगर अपने बच्चे बहुत अच्छा नाम कमाए तो पिता को गौरव होता है कि मेरे बेटे से आज मेरी पहचान बन गई। उसको ऐसा नहीं लगता कि मेरे बेटे का नाम हो रहा और मेरा नहीं हो रहा, ऐसा लगता है क्या कभी? कभी नहीं। तो इसलिए ये सब आइडियल पर्सनैलिटीज़ है। इसलिए हमारे सूर्य, चंद्र और गुरु क्या कैटेगराइज किया हमने? सूर्य, चंद्र, गुरु, ये कैसे हो गए ग्रह हमारे? सोशल, सामाजिक, आइडियल, एकदम है ना, प्रिंसिपल वाले हो गए। और इसके साथ में और एक रहता है मंगल। मंगल सेनापति के जैसा काम करता है। आपको मालूम है लीडर क्या होता है? वो सिर्फ इतना जानता है कि मेरा जो बॉस है, मतलब जो राजा है, उसके लिए मुझे अच्छा काम करना है। उसका एक ही ध्येय होता है, किसके लिए काम करना है? मेरे स्वामी के लिए। और वो ऑर्डर किसको देता है? वही स्ट्रांगनेस वो किस में लाता है? बाकी सब फॉलोअर्स को, बाकी सब सैनिकों को ऐसा तैयार करता है कि वो सब कैसे होते हैं। जैसे शिवाजी महाराज का नेतृत्व देख लो, कितनी छोटी उम्र में कितने उनके पास मावड़े थे, कैसा उन्होंने बनाया होगा उनको। एज फैक्टर नहीं है, स्ट्रांग कौन है? मंगल। तो ये चारों ग्रह जो है सामाजिक कार्य में आगे रहने वाले हैं और अच्छे प्रिंसिपल से चलने वाले। अब बचे कौन? शुक्र, शनि, राहु, केतु। इनका एक कैटेगरी होती है, ये अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा सो जाना, मूवी देखना, घूमना फिरना, ये इनको पसंद है। तो अब जो जिस टाइप का पर्सन रहेगा उसको उसमें डाल दो, है ना। जिसको उसमें इंटरेस्ट है उसको उस फील्ड का काम बता दो, जिसको अच्छा काम में इंटरेस्ट है उसको, ये ग्रह जिनके स्ट्रांग है उसको उस टाइप का काम बता दो। अब एक बीच में बचा, ब्रिज बना के, कौन बचा? बुध। बुध यानी कि क्या? बुद्धिमत्ता, यानी कि अपना बुद्धि, नॉलेज। धी यानी कि बुद्धि, क्या करता है? अगर आप अच्छे लोगों के साथ चले जाओ तो अच्छा काम करवाएगा, सही है ना। और आप बुरे लोगों के, मतलब बुरे विचार में चले जाओ तो क्या काम कराएगा? बुरा काम करेगा। इसलिए बुध को बीच में रख दिया। वो अगर अच्छी संगति में, अच्छे ग्रहों के साथ में अगर चले जाता है, अच्छे राशि में, अच्छे भाव में, तो वो क्या करता है? एकदम ऊंचा उठा देता है। और अगर वो निगेटिव में चला जाता है तो फिर थोड़ा सा उसमें टाइम पास में लगा देता है। हाँ, घर की साफ़ सफाई करना, कहीं की भी साफ़ सफाई करना अच्छा है, लेकिन कोई आदमी अगर घर में 10 बार पोछा मारे तो अच्छा है क्या? तो ये निगेटिव हो गया प्रभाव शनि का। साफ़ सफाई करना, सुंदर रखना, डेकोरेट करना शुक्र ठीक है, लेकिन आप अगर उस चीज़ को अति करने लग गए, है ना, तो वो थोड़ा सा शनि का हो जाता है। कोई झूठ बोले लेकिन बार बार ही झूठ बोले तो फिर वो राहु केतु हो जाते, राहु हो जाता है खास करके। और केतु का थोड़ा सा अलग है कंसेप्ट, थोड़े अनप्रेडिक्टेबल ग्रह है वो, है ना। मतलब आध्यात्मिक ग्रह है, ऐसे तो मंगल और गुरु के जैसा अच्छा प्रभाव देता है अगर अच्छा इसमें रहा तो, लेकिन कभी अपना थोड़ा निगेटिव इफेक्ट बता सकता है। निगेटिव ग्रहों के साथ आया तो इसके लिए इनके भी पावर शुभ बढ़ाना है, तो आपको किसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी? जो शुभ ग्रह है। अपने आप पत्रिका क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। 60% पत्रिका स्ट्रांग हो जाए, बाकी ग्रह क्या हो जाएंगे? डिप्रेस हो जाएंगे, थोड़े से डाउन हो जाएंगे। और ज़्यादा पावर किसकी बढ़ेंगी? शुभ ग्रहों की। तो सबसे अच्छी पावर बढ़ाना है शुभ ग्रहों की, अपने व्यवहार से, अपने खान पान से, अपने रहन सहन से, एक्सरसाइज से, सब चीज़ से पावर किसकी बढ़ाना है? शुभ ग्रहों की। फिर अशुभ ग्रह अपनी जगह ठीक है, वो उतना काम ठीक है ना, उतना उनका जो प्रभाव रहता है वो भी बढ़िया है, वो भी सबको ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंगल ने शुरुआत कर दी लेकिन काम की कंसिस्टेंसी नहीं है। सिर्फ काम की शुरुआत मंगल करेगा लेकिन उसको कंप्लीट कौन करने वाला है? शनि। इसके लिए सबके प्रभाव जरूरी है। हमारे अंडर में जो लोग आते हैं, हमारे नौकर चाकर हो गए या हमारे डिपेंडेंट जो लोग हैं, वो सब शनि के प्रभाव में आते हैं, तो उनका भी हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अपना शनि ग्रह कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग। तो मैंने आपको इन शॉर्ट ऐसा बताया कि ज्योतिष में प्रैक्टिकली ग्रहों को कैसे समझना, कैसे इम्प्लीमेंट करना। अब जो टेक्निकल बातें थी कि सूर्य रोज 1 डिग्री चलेगा, चंद्र 12 डिग्री चलेगा, लग्न डिग्री कैसे निकलेगी, बाकी पत्रिका कैसे समझेगी, पंचांग को कैसा पढ़ना है, ये सब टेक्निकल बातें। इसको तो आपको थोड़ा सा जो लॉन्ग कोर्स है उसमें जाओगे तो सीखोगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ प्रैक्टिकल इजीली बताया कि ग्रहों को कैसे समझना और क्यों समझना चाहिए। ओके, हाँ पूछो। हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो जो है ना, ये भी ग्रह हमारे से बहुत दूर है, तो इसका संबंध मेदनीय ज्योतिष में आता। मेदिनी यानी पृथ्वी और मेदनी यानी कि राजकीय भविष्य, जो पूरा ओवरऑल यूनिवर्स पे जैसा बताया इसने कैसा उसका इफेक्ट रहता है, उसमें ये ग्रह ज़्यादा स्ट्रांगली काम करते। और कोई भाव में अगर दोनों तीनों ग्रह एक साथ आ गए तो वो भी अपना प्रभाव बताते हैं इंडिविजुअल कुंडली में, लेकिन फिर भी थोड़ा उनका महत्व को कम लिया गया इसमें, शास्त्रों में ज़्यादा उसको मेदनीय ज्योतिष में लिया गया। ऐसे प्रभाव तो उनका भी होता है। ऐसे तो असंख्य ग्रह तारे हैं, इतना तो आप समझते हो। मैं आपको एक श्लोक बताती हूँ अपना आया हुआ। हाँ,
पहले तो पृथ्वी भूगोल है, अपने इसमें भूगोल बोलते हैं ना, भू यानी पृथ्वी और गोल, ये शब्द संस्कृत का कब का है, मतलब बहुत पुराना शब्द है। इसके बाद गैलीलियो ने बोला कि पृथ्वी गोल है, करेक्ट, जब उसको जेल में डाला गया क्योंकि समझ नहीं थी ना, पर हमारे यहाँ शब्द पहले आया। जैसे एक श्लोक है जो हम लोग हमेशा बोलते, क्या बोलते, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सूर्य कितने हैं, कोटि, करोड़ों। अभी क्या बताया हमने, गैलेक्सी में कितने सूर्य है, अनगिनत है ना। अभी जेल्टा और वो सब कुछ आप इतना तो समझते हो, गैलेक्सी में क्या है, असंख्य तारे हैं। सुई के नोक की जितनी भी पृथ्वी नहीं है, और उसमें हमारा अस्तित्व कितना है आप ही समझ लो। और इसमें अच्छा काम करना है कि बुरा काम करना है, ठीक है, मैं यहाँ कोई आपको लेक्चर नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं ज्योतिष का पार्ट समझा रही हूँ, क्योंकि ज्योतिष वापस से आध्यात्मिक है, ये सब नॉलेज आध्यात्मिक के अंडर आता है। और मैंने आपको पहले बताया धर्म आचरण के लिए है, नॉट कि बताने के लिए, करने के लिए। और किसी को मैं रोज़ मंदिर जाऊँगा तो मेरे पड़ोसी बोलेंगे हाँ हाँ अच्छा धर्म ध्यान करते, इसके लिए धर्म है क्या। मुझे रोज़ मंदिर जाने से शुभ ऊर्जा मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा। एक पर्सन हमने देखे थे, बड़ौदा गए थे ये कुछ सीखने के लिए, वो रोज़ आके 108 बार प्रणाम करते थे मंदिर में सुबह, अच्छे एज के थे, ओल्ड, 108 बार पूरा अष्टांग झुक के नमस्कार करते थे। अब आप सोचो, अष्टांग मतलब पूरा नीचे तक झुक के जमीन पे टेक के नमस्कार करते थे। अपना अष्टांग बोले तो अष्टांग रहते अपने, एकदम थोड़े ओल्ड टाइप के पर्सन थे, और 108 बार करते थे भगवान को ऐसा नमस्कार। अब उनको अलग से सूर्य नमस्कार करने की आवश्यकता है क्या। समझ गए आप कंसेप्ट को, कि भगवान जी को आइडियल फॉर्म में आप लेते हो ना, तो वैसा करो भी आइडियल, सिर्फ वहाँ जाके भगवान मेरा ये काम हो जाए, तो इसके लिए भगवान जी का ऐसे नहीं होता। सबकॉन्शियस में जाना चाहिए, और उसके लिए एक्टिवनेस वैसा रखना चाहिए। ये सब ग्रहों का जैसा मैंने आपको बताया पॉजिटिव इफेक्ट लेना चाहिए। हमारे जो ग्रह शुभ है उसकी ऊर्जा हमको लेनी चाहिए। जो चंद्र राशि का डायरेक्ट स्टोन नहीं पहनना, भाग्येश का रत्न पहनना, ये इंडिविजुअल पत्रिका से, इसलिए इसको डायरेक्टली नहीं बता सकती, लेकिन जो लग्नेश का, पंचमेश का शुभ प्रभाव बढ़ाने वाले सुख स्थान के ये ग्रहों के रत्न पहनने से उसकी ऊर्जा मिलती है। रत्नों को बनने को हजारों नहीं लाखों वर्ष लगते। कितने वर्ष लगते हैं। कोई फल और कोई रत्न काम से ही बना होगा ना। पहले लोग, राजा लोग मुकुट पहनते थे, रत्न जड़ित मुकुट होता था, बराबर है, क्यों पहनते थे, ताकि ये जो हमारा माइंड है, मस्तक, ये कैसे हो जाए, सहस्रार चक्र हमारा एकदम एक्टिवेट, स्ट्रांग, और वो जो डिसीजन दे वो एकदम करेक्ट हो जाए। उसकी जो प्रजा है वो कैसी रहे, एकदम सुख से, समाधान से। तो इसके लिए उसके डिसीजंस प्रॉपर होने के लिए वो कैसा मुकुट पहनते थे, रत्न जड़ित मुकुट पहनते थे, है कि नहीं। गले में इधर उधर रुद्राक्ष पहनते थे, क्यों पहनते थे, कि किसी की नज़र ना लगे, दीर्घायु हो, मन शांति रहे, और क्या चाहिए। हम खुद एनर्जेटिक रहेंगे तो दूसरों का एनर्जी दे पाएंगे, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि। और वो मुकुट बाद में उतार के भी रखते थे, राजभवन में ही पहना जाता था उसको, जब काम काज करना है राजा का। जब इसका मतलब है कि जहाँ काम करना है, जो चीज़ जहाँ पॉसिबल है वही उसको धारण करो, है ना। और बाकी भी वो लोग आभूषण तो पहनते ही थे, कान में, गले में, ऐसा तो नहीं कि नहीं पहनते थे। तो सुवर्ण जो धातु है नाभि स्थान के ऊपर पहनना चाहिए, और जो अपना धातु है सिल्वर, वो हमेशा नाभि स्थान के नीचे पहनना चाहिए। ऊपर गोल्ड पहनने से हमारी कंडक्टिविटी मतलब पॉजिटिविटी बढ़ती है। ये सब कंडक्टर है ना, ये सब धातु बोले तो कंडक्टर है, तो हमारी शुभ ऊर्जा बढ़ती है। और चांदी नीचे पहनने से जो निगेटिविटी रहती है वो निकल जाती है। तो इतना हायर उनका मतलब सब सोचना था, उनका लॉजिक था, इसलिए वो सब इम्प्लीमेंट करते थे, उसको यूज़ करते थे। हम लोग सिर्फ सोचते क्या सही है क्या गलत है, करे ना करे, उसको समझना नहीं चाहते, और सिर्फ इसके उसके ऊपर कमेंट करते। इससे अच्छा तो सही नॉलेज सीखो, सही नॉलेज समझो। जब IIT में भी एक शास्त्र सब इंक्लूड हो गए तो और किसका प्रूफ चाहिए, है ना। मैं तो बोलती भी हूँ कि वी कैन प्रूव दैट वास्तु एंड ज्योतिष साइंस इज बेस्ड ऑन नेचर टू बैलेंस हार्मनी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। मतलब हम बता सकते हैं कि ये साइंस बिल्कुल नेचर से संबंधित है, ह्यूमन बीइंग के प्रॉस्पेरिटी के लिए। बट कैन यू प्रूव दैट दिस साइंस इज अगेंस्ट नेचर। तो आप तो भी प्रूव करो कि ये साइंस रॉन्ग है, तो उनका मान लो। पर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर पाएगा, क्योंकि है ही नहीं रॉन्ग, तो कहाँ से कर पाएगा। सिर्फ वो हमारी मन की एक स्थिति होती है कि हम इसको जानते नहीं जानते, बोलते नहीं बोलते। इतना बड़ा आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट था, आपको मालूम है, उसको भारतीय ज्योतिष विद्या आती थी। उसके दोस्त लोग उसका मजाक उड़ाए एक बार कि आप ये क्या भारतीय ज्योतिष विद्या लेके बैठ गए, हमारा जो ट्रेडिशनल पारंपरिक ज्योतिष है, क्यों आप इसको पढ़ते हो। तो उसने क्या जवाब दिया, आपने इसको पढ़े नहीं इसलिए ऐसा बोल रहे हो, आप इसकी पढ़ाई कर लो फिर आप इसके फ़ैन हो जाओगे।
जब तक पढ़ते नहीं हैं, जब तक उसको नहीं समझते, आप इसको पढ़ लो तो आप क्या हो जाओगे। तो आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सही नॉलेज समझना चाहिए। आजकल की किताबें नहीं पढ़ना है, हमारे सर का पहला रूल है 200 साल पुरानी सब बुक्स पढ़ना, क्योंकि वो बिल्कुल अनप्रेडिक्ट किए वाली, मतलब अपने मन से आधी बातें लिखे वाली नहीं होती है। वो सब कैसी होती है, शास्त्र की ओरिजिनल बातें होती है। इसलिए वास्तु ले लो, ज्योतिष ले लो, और भी कोई गुड साइंस जो सब्जेक्ट दूसरे आपको पढ़ना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक में जाओ या टेक्निकल में जाओ, है ना। माइथोलॉजिकली ठीक है, आप पढ़ते हो, वो चीज़ समझते हो, इट्स ओके, लेकिन आप उसका लॉजिक समझो, उसका टेक्निक समझो, हाँ, और उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो, तो फिर आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा, आपका खुद तो डेवलप होगा, लेकिन आपके साथ साथ जो भी आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, संबंध में आ रहे हैं, है ना, आपसे कुछ विचार विमर्श लेना चाह रहे हैं, उनका भी क्या हो जाएगा, भविष्य बेटर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो इसके लिए ये शास्त्र सपोर्टिव है, ये शास्त्र हमारे वेल विशर है हमारे, और सपोर्टिव है हमारे लिए। तो इसका हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेना चाहिए, बेनिफिट लेना चाहिए, और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चलो, शुभम भवतु।